हेलो एंड वेलकम। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था। हम देखेंगे कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके दोहन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से मिशन या प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे। इंडिया का जो विज़न है, विज़न फॉर न्यू इंडिया 2030, उसमें 6 पिलर है, उसमें से एक पिलर ब्लू इकोनॉमी के बारे में है। तो हम देखते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है आजीविका के लिए या परिवहन के लिए या रोज़गार के लिए जो महासागर के संसाधन हैं उनका सस्टेनेबल वे में दोहन करना, संधारणीय तरीके से उनका दोहन करना, ताकि उन रिसोर्सेज की कंटिन्यूटी बनी रहे हमेशा। तो ये है ब्लू इकोनॉमी। भारत में देखें तो इसमें नौवहन, टूरिज्म, फिशिंग, ऑफशोर जो ऑयल और गैस का अन्वेषण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं वो, उसके अलावा डीप ओशन माइनिंग, वो सब भी शामिल है। उल्लेखनीय यह है कि विश्व व्यापार का 80% समुद्रों के माध्यम से संपन्न होता है और दुनिया की लगभग 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के आसपास निवास करती है और उनसे प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है। अब देखते हैं हम इस नीली अर्थव्यवस्था का इंडिया के लिए क्या महत्व है। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन में नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से देश के 95% व्यवसाय का समर्थन करती है और इसका जीडीपी में जो योगदान है वो लगभग 4% के आस। भारत की 9 तटवर्ती राज्यों में 12 बड़े और 200 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं और 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है हमारी। शिपिंग इंडस्ट्री में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी हमारे कोस्टल रीजन में, गुजरात में, और शिपिंग सेक्टर में भी जो बंदरगाहों से सामान को कोस्टल एरिया तक पहुंचाती है, तो वो पूरा सेक्टर भी, शिपिंग वाला सेक्टर है वो, उसमें भी ब्लू इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा रोल। तीसरा पॉइंट है ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन। भारत अपतटीय पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के विकास पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो कोस्टल लंबाई है, कोस्टल लेन है, वो 7,500 किलोमीटर लंबी है। फिर फिशिंग में इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फिशिंग का उत्पादक देश है और हमारी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें भी फिशिंग का काफ़ी बड़ा योगदान है, लगभग 5 से 6% के आसपास है। और एक्वाकल्चर या मरीन बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के माध्यम से इस सेक्टर में और भी ज़्यादा सुधार होने की और प्रोडक्शन होने की संभावना है। उसके अलावा जो ओशनिक रिसोर्सेज है उनके निष्कर्षण के लिए भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके तहत एक संस्था इस्टेब्लिश की गई है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंडिया पहला देश था जिसको उस संस्था ने हिंद महासागर में काफ़ी बड़े एरिया पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के निष्कर्षण की परमिशन दी। उसको 2000 में वापस रिन्यू करवाया गया। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होती है, बेसिकली वो बड़ी गांठें होती है, उसमें मैग्नीज, कॉपर, निकल, ये सारे धातु होते हैं। तो हमारे इंडिया में इन धातुओं के लिए जो भंडार है वो काफ़ी कम है या है भी नहीं, हम मोस्टली इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो डीप ओशन मिशन के तहत हम इनका निष्कर्षण कर सकते हैं और उसको हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होगा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे सोलर एनर्जी के मॉड्यूल्स बनाने हैं, सोलर एनर्जी के पैनल्स बनाने हैं, या फिर जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है, उनके सारे इक्विपमेंट बनाने में उन रिसोर्सेज का यूज़ होता है जिसके लिए हम मोस्टली आयात पे डिपेंडेंट है। तो ब्लू इकोनॉमी का ये काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी इसका यूज़ हो सकता है। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं या फिर समुद्री घास हैं जो हमारे कोस्टल रीजन को साइक्लोन है या समुद्र में चलने वाली हीट वेव्स है उनसे बचाते हैं। उसके अलावा बाकी देशों के साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हमारी जो सागर पॉलिसी है उसके तहत हिंद महासागर के आसपास के पूरे रीजन कल्चरली कनेक्टेड तो है ही, लेकिन सागर पॉलिसी के बाद में वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्टेड हो गए हैं। इंडिया क्योंकि इस पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका भी निभाता, तो ब्लू इकोनॉमी का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा SDGs लक्ष्य को प्राप्त करने में SDG 14 लिखा हुआ है, लाइफ बिलो वाटर, तो उसमें भी सारे देशों के साथ सहभागिता बढ़ाने के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि ब्लू इकोनॉमी की केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिशिंग एक्टिविटीज़ है या प्रवाल भित्तियों पे वो मूंगा बाकी जो धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बायो रॉक्स बनाते हैं जहाँ पे प्रवाल को उगाया जाता है, इसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में। उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं कि भारत में फिर नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ कौन सी आ रही हैं। पहला तो इंफ्रा की कमी है। हमारे जितने भी बंदरगाह हैं वो बहुत बड़े
कार्गो को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। बहुत सारा कार्गो हम कोलंबो बंदरगाह पे लेके जाते हैं, वहाँ से छोटी शिप में लाके हमारे देश में पहुँचाया जाता है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद बंदरगाहों और उनसे रिलेटेड जो इंफ्रा है वो काफ़ी कम। दूसरा, ओवर फिशिंग। जो फिशिंग को दोहन करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके हम अपना रहे हैं, उनसे ओवर फिशिंग हो रखी है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्बेंस कर दिया गया है, तो उसकी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो क्योंकि आने वाले टाइम में बड़े पैमाने पे लोगों के लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाले। तीसरा रीज़न है मारिन पॉल्यूशन, चाहे वो तेल रिसाव की वजह से होता हो, ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट जो जहाँ पे जा रहे हैं, उस पॉल्यूशन की वजह से फिशिंग है या फिर कोरल रीफ है, उन सब का विकास काफ़ी कम हो पाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा नेचुरल रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन और उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे पहले बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा आते थे, लेकिन अरब सागर में कम आते थे। आज के टाइम में अरब सागर में भी काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। हाल ही में आया विपरीत साइक्लोन, जिसने कोस्टल रीजन को पे जो मछुआरे थे, फिशिंग का काम करते हैं, उनकी उस काम को इम्पेक्ट पहुंचाया था। गुजरात हमारा सबसे बड़ा फिशिंग पश्चिम बंगाल के बाद में गुजरात से ज़्यादा फिशिंग एक्टिविटीज़ होती है गुजरात कोस्ट, लेकिन विपरीत के बाद में उनके काम पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा था। हमने पहले एक ऑडियो में देखा था कि विपरीत का क्या इम्पेक्ट पड़ा था, उसमें से एक ये भी था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लू इकोनॉमी पे इम्पेक्ट। उसके अलावा क्षेत्रीय विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में ओवर फिशिंग को लेके संघर्ष है। पाकिस्तान के साथ इंडिया का सर क्रीक को लेके प्रॉब्लम है। तो वो सब इश्यूज़ भी टाइम के साथ बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेप उठाए हैं। पहला तो डीप ओशन मिशन है, जो काफ़ी, जैसे स्पेस में हमारा गगनयान मिशन है, वैसे ही ओशन में ये डीप ओशन मिशन है। इसके माध्यम से हम 4000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका दोहन कर सकते हैं। तो डीप ओशन मिशन, इसके अंदर काफ़ी सब मिशन भी है, उसका हम एक अलग से ऑडियो आर्टिकल में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है हमारी, उनका निष्कर्षण आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। न केवल हमारे पास बाकी विश्व के बाकी देश है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान, चाइना, रसिया, यूएस, ये सब भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं अभी तक। दूसरा है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के माध्यम से हमारे देश के जितने बंदरगाह हैं उनका तो विकास करना भी है, नए बंदरगाहों का निर्माण करना है। उसके अलावा कोस्टल जोन का निर्माण करना है, जहाँ पे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक जोन में हो, यानी कि जोन बेस्ड इकोनॉमिक हब बनाए जाएंगे। तो सागरमाला प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह ही है। उसके अलावा ओ स्मार्ट मिशन में विलवणीकरण संयंत्र वगैरह की, जो हमारे देश में पीने के पानी की समस्याएं, बार बार नीति आयोग ने बताया है कि इंडिया में जितनी 2030 तक जितनी पानी की डिमांड होगी, उसकी 1/3 उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पे जो समुद्र का लवणीय जल है, उसको विलवणी कर करके पीने के पानी में उसका यूज़ करना, फसलों के लिए, औद्योगिक एक्टिविटी के लिए उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के माध्यम से हमने कोस्टल जोन को कई रेंज में डिवाइड कर रखा है, 1, 2, 3, 4। उसके हिसाब से कौन से एरिया में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिशन दिया जाता है, ताकि जो रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके। ऐसा ना हो कि ओवर एक्सप्लोटेशन हो गया और रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो गए, तो उनको सस्टेनेबल वे में वो रिसोर्सेज बने रहे, इसके लिए इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इसके अलावा नाविक, नौ परिवहन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नाविक। तो ये इंडिया के मिशन है और बाकी देशों के साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया है। सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पे भारत और नॉर्वे का कार्यबल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने बाकी देशों के साथ मिल के, जैसे उन्होंने अपने देश में कोस्टल रीजन में जितना अच्छे से काम किया है, हम उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी एक्सपीरियंस को अपने देश में अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मिशन है। उसके अलावा इंडिया काफ़ी बाकी देशों के साथ मिलकर काफ़ी इंटरनेशनल फोरम पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कोरल रीफ इनिशिएटिव है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, सागर पहल है। इन सब के माध्यम से भी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनके अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग महत्व है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व है। तो अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पहला तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज,
मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना रिसोर्सेज का, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिशिंग वाले क्षेत्र को इम्प्रूवमेंट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना कि कैसे और फिशिंग नहीं करनी है, या फिर वो जोन डिसाइड करना कि पर्टिकुलर जोन में इतनी लिमिट तक फिशिंग की जा सकती है। मीना कुमारी कमेटी की रिकमेंडेशन है और उनको फॉलो करना चाहिए सस्टेनेबल फिशिंग के लिए। इंफ्रा पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सागरमाला जो इनिशिएटिव है उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि जो नो कोस्टल स्टेट्स है उनका सहयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अंतर सरकारी समन्वय की आवश्यकता है ताकि सागरमाला प्रोजेक्ट को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जल्दी से किया जा सके। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। जो नीली अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए या कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना, ताकि हम इन्वायरमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकें और लोगों के लाइवलीहुड को बनाए रखा जा सके। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अन्य देश है, बाकी हितधारक हैं, उनके साथ भागीदारी करना, उनकी बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना, ये सब ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में। तो अल्टीमेटली ब्लू इकोनॉमी का हमारा मतलब है कि हम ओशन के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ करें ताकि लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट दोनों में एक